हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। उसमें हम लोगों ने जैसे माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों का 3 चैप्टर था। एक था फ्लो ऑफ फ्लूइड, एक था दूसरा साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन। तीनों का तीनों चैप्टर वो भी खत्म हो गया है, मतलब यूनिट फर्स्ट उसका भी कंप्लीट हो गया है। और माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 तक खत्म हो गया है। 2 यूनिट वो हो गया और इंजीनियरिंग का भी 1 यूनिट हो गया है। लेकिन आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट होगा हम लोगों का। और आज हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे इसी ही लेक्चर में। मतलब यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट ए से लेके जेड तक जितना चैप्टर है, जितना सब कुछ है सिलेबस में, सब उठा के देखिए और पूरा का पूरा हम लोगों को आज पढ़ के ख़त्म कर देना है एकदम अच्छे से और डिटेल से। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट हम लोगों का क्या है? यूनिट फर्स्ट हम लोगों का है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में पूरा का पूरा पढ़ के यूनिट हम लोगों को कंप्लीट कर देना आज के लेक्चर में। तो सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें सूटेबल और लेक्चर अटेंड भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव तो पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो दोज केमिकल कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, दोज केमिकल कंपाउंड जो कि बना है किससे? कार्बन से या फिर उसके डेरिवेटिव से। उसे डेरिवेटिव कार्बन से बना है, उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है CH4, CO2, बेंजीन, C2H5O2। ठीक, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ये आप लोग लिख ही सकते हैं, दोज केमिकल कंपाउंड विच इज कंपोज, जो कि बना है आप कार्बन या फिर उसके डेरिवेटिव आप कार्बन से बना है, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक पॉइंट यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं, HCN इज द ओनली कंपाउंड इन नेचर विच कंटेन कार्बन बट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक, अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बेसिकली 2 कंपाउंड में डिराइव्ड किया गया है। एक तो होता है हम लोगों का एलिफैटिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हम लोगों को पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एलिफैटिक कंपाउंड में देखिए यही लिखना है आप लोगों को, आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। एक है एलिफैटिक कंपाउंड, दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड में एक होता है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये बना है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। सिंगल बॉन्ड है एल्केन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एल्केन हो गया। और एल्काइन हो गया, 2 जगह पे देखिए लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया एल्काइन। तो ये हो गया एलिफैटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल। देखिए एलिफैटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल जो है ये यही होता है इस टाइप में, फिर ऐसे होगा। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड या फिर उसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे मतलब बेंजीन के आकार से। ये होता है साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक, ये कहीं खुला नहीं रहता है, इसका एग्जाम्पल यही है, ऐसे रहेगा। ठीक, तो इसके बारे में अब हम लोग चलिए देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो हो गया हम लोगों का कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, अब हम लोग उठाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि इसमें पूछ लेता है हकल्स रूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड हकल्स रूल, ये सभी लोग हेडिंग डाल लेना, हकल्स रूल एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच फॉलो हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, जो कि फॉलो करता है हकल रूल के एरोमेटिसिटी पर। ठीक, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। हकल रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। सभी लोग हकल रूल का एक अच्छी तरीके से कहीं पे और इसको अलग भी लिख सकते हैं और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना पूरा का पूरा। ठीक, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड जो होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। आप साइक्लिक होना चाहिए तो देखिए इस टाइप का रहे,
या फिर ये इस टाइप का रहे, या फिर ये इस टाइप का रहे, मतलब कहीं खुला ना रहे, ये साइक्लिक कंपाउंड रहे। वही कह रहा है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। और इसमें कुछ पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड हकल्स रूल में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कंपाउंड शुड बी शो रेजोनेंस। कंपाउंड शो करना चाहिए रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इसी को बोलते हैं, ठीक। इट मीन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजीशन। सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर। इन द इक्वेशन, इसका इक्वेशन होता है 4n + 2 = πe, ठीक। इक्वेशन आप लोग सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लिख लेना। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। द वाल्व ऑफ n शुड बी होल नंबर। होल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और देखिए ये जो है अब इसमें इक्वेशन हम लोग लगाएंगे जब, तो 4 तो यहाँ पे लिखा रहेगा 4n + 2 = 4। अब 4 कैसे आया? 1 2 3 4, ठीक। और यहाँ पे देखिए वही चीज़ किया गया है, 4n - +2, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है = 6। अब 6 कैसे है? 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वही चीज़। फिर 4n = 6, यहाँ से 2 आएगा जब इधर तो -2, तो 4n = 4। 6 में से जब 2 कटेगा तो 4 बचेगा, तो n = 4/4, तो 1 ही बचेगा। तो ये एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4n + 2 = 4 है। फिर यहाँ से जब 2 आएगा इधर तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो 4n = 4 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा n = 2/4। जब यहाँ से फिर 4 जाएगा तो 2/4, तो कटेगा तो 1/2 होगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है। ऐसे कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप सभी लोग एग्जाम्पल को नोट कर लेना, ठीक। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, लेकिन सभी लोग इसको देख के और सभी एग्जाम्पल्स को लिख लेना। किसी को इस एग्जाम्पल्स में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताना, इसका लेक्चर मैं ज़रूर लेके आऊँगा बोर्ड पे। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगा तब बताइएगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में पूरा देखेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये देख लीजिए ये 2 नंबर से 5-7 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड। अब बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है, ये आप सभी लोगों को पता है कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक। अब देखिए बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं C6H6। अभी इसका पूरा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर में, ठीक। एंड मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 84। ये तो सभी लोग जान लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, ठीक। दिस स्ट्रक्चर कैन बी कैटेगरी दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी कैटेगरी इनटू 3 टाइप। 3 टाइप के ये होते हैं, एक होता है केकुले स्ट्रक्चर, एक होता है केमिकल स्ट्रक्चर, और एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केकुले स्ट्रक्चर। तो केकुले स्ट्रक्चर के बारे में हेडिंग सभी लोग डालिए और देखिए, केकुले एक्सप्लेन दैट डोज कंपाउंड इज अटैच विथ ए लास्ट कार्बन देन दे फॉर्म ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए केकुले स्ट्रक्चर जो है, केकुले एक वैज्ञानिक हैं। केकुले ने इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जैसे उन्होंने एक बार एक सांप को देखा और सांप जो था वो सांप यहाँ पे है और अपने पूंछ को पकड़ रहा था, ठीक। सांप है वो और सांप अपने पूंछ को पकड़ रहा था। तो उन्होंने उससे पता लगाया कि ये कोई स्ट्रक्चर बनता है वो साइक्लिक कंपाउंड में बनता है, जो कि अटैच होता है लास्ट, उसके जो पूंछ है, पूंछ से उसका सिर जो है अटैच हो रहा है। तो वही यहाँ पे बताया कि केकुले एक्सप्लेन दैट डोज कंपाउंड इज अटैच विथ लास्ट कार्बन देन दे फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। वही यहाँ पे बताया गया है। देखिए फर्स्ट कार्बन से लास्ट कार्बन यहाँ पे अटैच होता है। तो यहाँ पे दिया गया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कार्बन नंबर इज 1 अटैच विथ कार्बन नंबर 6। फर्स्ट कार्बन से 6 कार्बन लास्ट वाला अटैच होता है एंड फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये होता है। वही इन्होंने बताया था कि कोई इन्होंने मान लीजिए
सोचा, उसके बाद विचार किया, उस पर कोई सांप देखा। अब वो सांप यहाँ पे है और ये सांप अपने माउथ को लेके आया और अपने पूंछ को पकड़ रहा था। तब इन्होंने देखा और इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको फिल किया और यहाँ पे देखा कि जो इसका पूंछ है इससे सिर अटैच है। तो वही यहाँ पे इन्होंने बताया फर्स्ट कार्बन से लास्ट कार्बन अटैच है और ये बन रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, वही होता है केकुले स्ट्रक्चर हम लोग का। तो केकुले स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे लिख के एकदम इजी लैंग्वेज में इतना लिख लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सेकंड हम लोगों का केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? केमिकल स्ट्रक्चर में पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इन दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तब क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ कार्बन बाय सिग्मा बॉन्डेड, मतलब सभी हाइड्रोजन बॉन्डों के साथ कार्बन के सिग्मा बॉन्डेड भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन बेंजीन बिटवीन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर अटैच इन अल्टरनेट पोजीशन। ये जो होते हैं पाई एंड सिग्मा बॉन्ड ये अटैच होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। ड्यू टू अल्टरनेट पोजीशन के कारण सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं बेंजीन शो करते हैं रेजोनेंस को शो करते हैं। और इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो होता है ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब डिफरेंट बॉन्ड लेंथ इन द प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और यही है इसका स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यही है इसका स्ट्रक्चर। सभी लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेना। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यही इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। पूरा अच्छी तरीके से आप लोग लिख लेना। देखिए पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होते हैं और सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये आप लोग जान लेना। ठीक, अब हम लोग तो ये तो हम लोगों ने देख लिया अभी तक कि केकुले स्ट्रक्चर एंड केमिकल स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है तीसरा पॉइंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बेंजीन शो 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए जो रेजोनेटिंग यहाँ पे है ये चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का है, फिर यहाँ पे ये घूम गया है। तो यहाँ पे देखिए है 2 से 3 पर, ठीक, उसके बाद 4 से 5 पर है, यही है रेजोनेटिंग। 4 से 5, फिर यहाँ पे है 6 से 1 पे। अब यहाँ पे देखिए 1 से 2, फिर 3 से 4 और 5 से 6। ये अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, कोई ये फिक्स पोजीशन पे नहीं है कि यहीं पर बस ये होता है और ये चेंजिंग नहीं होता है। ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, कहीं भी हो सकता है ये। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये। ठीक, ये हम लोगों का इतना था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हम लोगों को नेक्स्ट हेडिंग देखना है जो कि देखना है डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जो कि हम लोगों का ऊपर देखे हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं, बेंजीन के बारे में देख लिया, अब उसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, व्हेन एनी हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज सब्सटीट्यूटेड विथ एनी अदर ग्रुप या फिर एटम देन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब कह रहा है जब कोई भी हाइड्रोजन एटम जो होता है बेंजीन रिंग से सब्सटीट्यूट होता है विथ एनी ग्रुप या फिर एटम में, उसी को कहते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब ये कह रहा है जैसे बेंजीन में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें से कोई भी रिप्लेस होता है, उसके जगह पर कोई भी और ग्रुप अटैच हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब जो होता है डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोबेंजीन और एक होता है पॉलीबेंजीन। तो जो मोनोबेंजीन होता है ये बेसिकली हम लोगों का 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनो सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव, एक होता है डाई सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव और एक होता है पॉली सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव। तो चलिए तीनों को थोड़ा सा मैं अलग समझा देता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स को दिखाते हुए चलता हूँ। तो थोड़ा सा समझिए मोनो सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव के बारे में। तो देखिए मान लीजिए ये कोई हमारा है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत बन गया है। तो देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें रेजोनेंस तो यहाँ पे ऐसे होते ही हैं। अब सभी के कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन हम लोगों का प्रेजेंट होता है,
सभी पर 6 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव होता क्या है? देखिए, मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव वह होता है जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन ये या फिर ये कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और यहाँ पे कोई भी और भी ग्रुप अटैच हो जाता है, कोई भी ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हटा, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोजन यहाँ पे सब कुछ जगह पे H है, लेकिन यहाँ पे अटैच हो गया X या फिर Cl या फिर Br, कोई भी ग्रुप यहाँ पे एक आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। अब एक होता है हम लोग का डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव दूसरा हम लोगों का है। तो ये क्या होता है? डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव हम लोगों का होता है कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था, अब इसमें डाई सब्स्टिट्यूशन मीन्स हो गया 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होंगे, एक ये रिप्लेस हुआ और एक रिप्लेस हुआ। अब यहाँ पे दोनों रिप्लेस हुआ और यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो गया। अब ये 2 रिप्लेस हुए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पे Br, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट कंपाउंड अटैच हो गए हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और डाई सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस होता है इसमें किसी भी बेंजीन के स्ट्रक्चर से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो। ठीक, ये होता है डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। अच्छा, अब तीसरा जो हम लोगों का पार्ट है वो है पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। तो पॉली मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक। ठीक, मोनो में 1 रिप्लेस हो रहा है, डाई में 2 रिप्लेस हो रहा है। अब पॉली में 2 या 2 से अधिक, ये नहीं कि 2 या 2 से अधिक 3 होगा, 3 नहीं 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सब हो सकते हैं, सब के सब यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो यही होता है हम लोग का पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। तो चलिए अब इसको एक एक वर्ड ध्यान से देखते हुए और समझते हुए लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी लोग मोनो डेरिवेटिव, मोनो बेंजीन डेरिवेटिव या फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। इसका डिफिनीशन पहले लिखिएगा सभी लोग। डिफिनीशन यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, जब एक बेंजीन के डेरिवेटिव रिप्लेस होंगे इट एनी अदर कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, तो उसी को कहते हैं इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ आप लोगों के समझने के लिए। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तब उसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई भी ग्रुप या फिर कंपाउंड लगा देते हैं तो उसे कहते हैं बेंजीन का डेरिवेटिव। ठीक, बेंजीन के डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के डिफिनीशन तो यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन उसको हिंदी में सभी लोग समझने के लिए इसको लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का डिफिनीशन हिंदी में यहाँ पे लिखा गया, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बेंजीन के 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई भी ग्रुप या फिर कंपाउंड लगा देते हैं तो उसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक, अब देखिए मोनो डेरिवेटिव का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मैं बहुत सारा यहाँ पे बताया हूँ कि कोई भी यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन एक रिप्लेस हुआ जा रहा है। ठीक, कहीं पे भी, ये नहीं कि यहाँ पे बस रिप्लेस हो, कहीं पे भी हो सकता है। ये तीनों पोजीशन तो आप लोगों को पता ही होगा, मेटा आर्थो पैरा, तो कहीं से भी हो सकता है, मेटा से हो सकता है, आर्थो से हो सकता है, पैरा से हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, सभी एग्जाम्पल को सभी लोग ध्यान से लिख लेना। तो आई होप सभी लोगों को मोनो सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव पता चल गया होगा और सभी एग्जाम्पल आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। देखिए, डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे शार्ट में लिख दिया हूँ। तो अब इसका एग्जाम्पल ये कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन। सबसे पहले डिफिनीशन लिखना जरूरी होता है। व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, जब 2 हाइड्रोजन बेंजीन के रिप्लेस होंगे इट एनी अदर कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में या फिर ग्रुप में, उसी को कहते हैं हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। नोट्स में आप लोग यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रोसेस और है
कि देखिए डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव का रूल कहता है कि जैसे हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें हम एक X ग्रुप लगा देते हैं और एक Y, अब इसमें डिसाइड करना है कि X एंड Y में कौन सा बड़ा है और किसे हम की कार्बन मानेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया X जो है ये पोजीशन बड़ा है, ठीक। तो हमने माना कि X बड़ा है ग्रुप है और वह हो गया की कार्बन, ठीक। अब जब वह की कार्बन होता है तो उसके बगल वाले जो होते हैं, अब की कार्बन को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, आर्थो, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे दो जब रिप्लेस होंगे तो दोनों में से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोजीशन बड़ा है। अब जो पोजीशन इसमें से बड़ा होगा उसे हम मानेंगे की कार्बन, और जो की कार्बन रहेगा वो होगा हम लोगों का जो की कार्बन होता है उसके बगल में जो दो पोजीशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्थो, और उसको जो बगल में होता है वो होता है मेटा और होता है ये पैरा। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमने माना कि ये की कार्बन है। अब ये जब की कार्बन है तो इन दोनों को हम लोग मानेंगे आर्थो और इन दोनों को मानेंगे मेटा और इसको मानेंगे पैरा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लिया ये की कार्बन है। अब ये की कार्बन है, दो रिप्लेस तो होंगे, ठीक, दो रिप्लेस होंगे, लेकिन दोनों में कौन सा पोजीशन हम लोग बड़ा मानना है उसके हिसाब से देखना है, ठीक। अब इसमें X और Y दो तो रिप्लेस हो ही गया है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है, इसमें X को बड़ा माने हैं तो ये की कार्बन है। तो ये की कार्बन है तो इन दोनों को मान लिया आर्थो और इन दोनों को मान लिया मेटा और ये हो गया पैरा। यही सब में है, इसमें ये की कार्बन है तो आर्थो मेटा पैरा, इसमें ये की कार्बन है तो इसको मान लिया आर्थो, इसको मान लिया मेटा, इसको मान लिया पैरा। ऐसे ही सभी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मेथा मेथिल फिनॉल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये तो हम लोग का डाई सब्स्टिट्यूशन के डेरिवेटिव, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, कहीं पे कोई दिक्कत होगा जो, इसीलिए आप लोगों को समझने के लिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, जिससे आप लोग CBSE बोर्ड वाले बच्चे तो सभी लोग समझ ही लेंगे, लेकिन यूपी बोर्ड वाले जो थोड़ा गए हैं वो थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब हिंदी में देखेंगे तो उसको तुरंत समझ जाएंगे वो लोग, इसीलिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ। तो हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव तो देख लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव में मैंने बताया है आप लोगों को कि दो या दो से अधिक जहाँ पे बेंजीन के वो कंपाउंड रिप्लेस होते रहेंगे उसको हम कहेंगे पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। दो या दो से अधिक हाइड्रोजन के कंपाउंड जब रिप्लेस होंगे उसे हम कहेंगे पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। वही यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन टू आर मोर हाइड्रोजन रिप्लेस एट एनी अदर कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में वो रिप्लेस होगा या फिर ग्रुप में या फिर अदर कंपाउंड या फिर ग्रुप में रिप्लेस होगा, उसे हम कहते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आर्थो पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन, ये इसका नेम है। जो तीनों यहाँ पे डिफरेंट हैं और तीनों जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस होके अदर ग्रुप कंपाउंड आके अटैच हो गए हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे अटैच हैं, इसके नेमिंग भी यहाँ पे लिखे गए हैं, आप सभी लोग लिख लेना। अब देखिए हम लोग को देखना है यहाँ पे जो दिया गया है, ये तो मोनोबेंजीन का हो गया। पॉलीबेंजीन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। पॉलीबेंजीन में बेसिकली तीन हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है, एक तो है नेप्थलीन, एक तो है एनेंथ्रीन और एक तो है फेनेंथ्रीन। तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों स्ट्रक्चर सभी लोग बना लेना। नेप्थलीन में दो बेंजीन एक साथ अटैच होते हैं, एनेंथ्रीन में यहाँ पे तीन बेंजीन अटैच होते हैं एक साथ, और फेनेंथ्रीन में दो बेंजीन अटैच होते हैं, उसके ऊपर भी एक बेंजीन अटैच होते हैं। ये होता है, ये देखिए 2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन एंड एनेंथ्रीन या फिर फेनेंथ्रीन एंड नेप्थलीन, ये स्ट्रक्चर पूछता रहता है इसमें। ये तो हम लोग का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस ऑफ बेंजीन के बारे में अभी अब मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि उसमें वो अल्टरनेट पोजीशन पे ये रेजोनेंस जो होते हैं बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ये कोई फिक्स जगह नहीं होता है कि यहीं पे होता है, ये ऐसे भी होता है, एकदम मतलब कहीं पे भी हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन पर। When any compound single and double bond is present in alternate position, so they can easily interchange, जो कि easily interchange हो जाते हैं। Their structure is called resonance। उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस। इन बेंजीन रिंग 3 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट
प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन सो दे शो रेजोनेंस। ठीक, देखिए यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सभी लोग ध्यान से ऑल स्ट्रक्चर को बना लेना। और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। इन फर्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन C1 एंड C2, C3, C4। यहाँ पे इसको मान लिया गया है, देखिए C1 से C2, उसके बाद C3 से C4 कार्बन जो है, उसके बाद C5 से C6। वही सब यहाँ पे जो मैंने बताया है पीछे वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे C6, C2 से C3, फिर C4 से C5, C6 से C1, वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है। द स्ट्रक्चर आर कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर सो दे द पाई बॉन्ड इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट बिटवीन ऑल कार्बन सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन द रिंग प्रेजेंट बिटवीन बेंजीन। तो ये तो हो गया हम लोगों का रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। अब हम लोग का जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले उसको जानेंगे। व्हेन बेंजीन रिंग हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, जब कोई बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा कोई भी अदर इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल में, और फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए वहाँ पे हम लोगों का मोनो पॉली ये सब हम लोग पढ़े थे, अल्टरनेट कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में रिप्लेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी बेंजीन रिंग जो है उसमें से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा किसी भी अदर इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल में। ठीक, एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, और वो बनता है न्यू कंपाउंड, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, कोई भी हाइड्रोजन रिंग से हाइड्रोजन, कोई भी बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन एक रिप्लेस होगा इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड में, और जो बनेगा न्यू कंपाउंड उसे को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और यहाँ पे आके एक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल अटैच हो जा रहा है, और जो न्यू कंपाउंड बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आर दोज रिएक्शन इंटरमीडिएट विच हैव पॉजिटिव चार्ज, दे आर इलेक्ट्रॉन माइनस डिफरेंट डिफिशिएंट सो दे अटैच ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये तो डिफिनीशन तौर पर आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है। अगर आप लोग को ये तैयार हो जाता है तो आप लोग खुद बना के लिख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली 5 रिएक्शन पढ़ना है। एक पढ़ना है सल्फोनेशन, एक होता है नाइट्रेशन, एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक होता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक है फ्रेडल क्राफ्ट एसिलेशन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता है ये लिख देते हैं ये दोनों में तो ये दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस आप कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार पढ़ लीजिए हाइलोजिनेशन। यही 5 हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फोनेशन। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पता चल गया होगा कि एक जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल कोई ऐड होगा, जो न्यू बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखिए क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और सल्फ्यूरिक एसिड अटैच हो रहा है, जो कि बन रहा है सल्फोबेंजीन, उसी को हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन। तो यहाँ पे दिया गया दिस रिएक्शन इज परफॉर्म विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द सल्फोन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोजन एटम एंड फ्रॉम सल्फोबेंजीन कंपाउंड। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड अटैच होगा, उसके बाद जो बनेगा वो होगा सल्फोनेशन सल्फोबेंजीन। देखिए अब यही प्रोसेस नाइट्रेशन में भी होगा। सल्फोनेशन में तो आप लोग देख लिए, अब इसके बाद दूसरा जो पढ़ना है नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग का नाइट्रिक एसिड ऐड हो जाएगा NO2। ठीक, वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है दिस रिएक्शन ट्रिक से पढ़ेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 7 नंबर से 10 नंबर में आता है, तो सभी लोग इसको तैयार कर लेना। और देखिए ट्रिक से पढ़ेंगे तो जल्दी तैयार होगा। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा और नाइट्रेशन में यहाँ पे NO2 ऐड हो जाएगा और बनेगा हम लोग का नाइट्रिक एसिड। तो देखिए यही लिखा गया दिस रिएक्शन इज परफॉर्म विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट है H2SO4। ठीक, तो यही है यहाँ पे नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड ऐड है
यहाँ पे SO3 ऐड है, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रेशन में NO2। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तुरंत समझ जाएंगे आप लोग। देखिए उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे था SO3H था, और तो सब सेम बना था ना, लेकिन यहाँ पे HNO3 ऐड हो गया है। और वहाँ पे डाइल्यूट क्या था, डाइल्यूट भी H2SO4 था और कंसंट्रेशन भी H2SO4 था। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट आप लोगों को मिला, वही हम लोगों का है नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन इन दिस रिएक्शन द बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ मेथिल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए जो है हम लोग का इस रिएक्शन में बेंजीन रिंग रिएक्ट करेगा मेथिल आयोडाइड से। देखिए मेथिल आयोडाइड से रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड अटैच विथ बेंजीन एंड, यहाँ पे दिया गया इन दिस रिएक्शन द बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ मेथिल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्ट करेगा जो है मेथिल आयोडाइड किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। मेथिल आयोडाइड डिसोसिएट इनटू CH3 पॉजिटिव एंड आयोडीन एंड दिस आयोडाइड आयन अटैच ऑन बेंजीन रिंग एंड आप आयन सब्सटीट्यूशन विथ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम टॉलुइन एंड रिलीज करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड को। ठीक, जो कि यहाँ पे सब कुछ बना गया है। तो ये हम लोगों का है फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फ्रेडिल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रेडिल क्राफ्ट एसिलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ एसिल क्लोराइड। देखिए एसिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। आप अभी तक ये रिएक्ट कर रहा था इससे, अब इसमें रिएक्ट करेगा एसिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए अभी तक इसमें क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था, लेकिन इसमें इन द रिएक्शन बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ एसिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एसिल क्लोराइड आफ्टर डिसोसिएट ब्रेक इनटू एसिल आयन एंड क्लोराइड आयन एसिल अटैच ऑन द बेंजीन रिंग आफ्टर सब्सटीट्यूशन हाइड्रोजन दे फॉर्म एसिल बेंजीन। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं, तब आप लोग समझेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन, उसके बाद ये है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये बन रहा है एसिल बेंजीन। और यहाँ पे टॉलुइन बन रहा था। ठीक, यहाँ पे टॉलुइन बना, यहाँ पे एसिल बेंजीन बना, क्योंकि ये है फ्रेडिल क्राफ्ट एसिलेशन। ठीक, अब लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। ये तो हम लोग का चारों हो गया, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडिल क्राफ्ट एसिलेशन। अब हैलोजिनेशन भी देख लेते हैं। हैलोजिनेशन में हम लोगों को देखना है, व्हेन डाइहैलोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म अटैच ऑफ बेंजीन देन द फॉर्म ऑफ बेंजीन प्रोडक्ट। ठीक, यही है यहाँ पे हैलोजिनेशन का स्ट्रक्चर। तो ये तो हम लोगों का पांचों हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बस इतना लिखना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आता है कि अलग से जो उठाता है वो उठा लेता है फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है ये अलग से 10 नंबर में उठा लेता है कभी कभी, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना रहता है डिटेल में। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानने वाले हैं, और सभी एग्जाम्पल को सभी लोग ध्यान से लिखते हुए चलिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिए। फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में देखिए, तो देखिए हेडिंग डालेंगे सबसे पहले फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। इसमें लिखेंगे इन दिस रिएक्शन व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा, जब एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करेगा मेथिल आयोडाइड या फिर मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, then the electrophilic substitution reaction it gives ortho and para derivative of aromatic compound. This reaction is also known as Friedel Crafts alkylation. यहाँ पे कह रहा है इस रिएक्शन में जब एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट करता है मेथिल आयोडाइड या फिर मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, किसके द्वारा, बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के द्वारा, और ये देता है आर्थो या फिर पैरा डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, सभी लोग देख लेना। वैसे मैं बताया हूँ कि टॉलुइन बनता है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, वही यहाँ पे दोबारा रिपीट किया जा रहा है।
ठीक, एग्जाम्पल ये तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिए गए हैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे। ये नाइट्रोबेंजीन है, किसके पंजेंस में हो रहा है? ये मेथिल आयोडाइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के हो रहा है इसमें। तो आर्थोमेथिल नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा मेथिल नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे बन रहा है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और आप लोग देख लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे और हैं। अब इसके रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे सभी लोग। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म है, व्हेन CH3I मेथिल आयोडाइड कम्स इन contact with aluminum trichloride AlCl3, then after dissociation of bond reaction intermediate carbocation CH3ion is formed. Now this carbocation attach on benzene ring and replace the hydrogen and form इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिए गए हैं। एरोमेटिक जो है ये मेथिल आयोडाइड जो डाइल्यूट है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो बन रहा है यहाँ पे टॉलुएन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके मैकेनिज्म यहाँ पे दिए गए हैं, सभी लोग ध्यान से बना लेना मैकेनिज्म। और एक जो 2 नंबर में क्वेश्चन उठाता है वो होता है एलांगेशन। एलांगेशन क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। एलांगेशन में कुछ नहीं होता है, बेंजीन रिंग से एक होता है CH3 ग्रुप कार्बोकेटायन होता है, तो यही सब बनता है, टॉलुएन बनता है। ये सब मैं आगे बताया हूँ पहले ही। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में देखिए Al3 इसको टर्मिनेट कर दिया गया है, टर्मिनेट करके इकट्ठा करके बनाया गया है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, वही होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिखना होता है लिमिटेशन ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिमिटेशन क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ओनली ऑफ फॉर नॉर्मल एल्किल हैलाइड बट इट डज नॉट गिव्स, क्या नहीं देता है? रिएक्शन विथ वेनिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड। तो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, एल्किल हैलाइड, नॉर्मल एल्किल हैलाइड और वेनिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें स्ट्रक्चर एक दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं आप लोग, इफ एनी इलेक्ट्रोफाइल डीएक्टिवेटेड ग्रुप लाइक एमीन एंड नाइट्रो इज अटैच विथ एरोमेटिक रिंग के साथ, देन इट डिसएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग एंड इट डज नॉट गिव्स फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए इसमें जब ये सब अटैच हो जाते हैं तो ये क्या नहीं देते हैं? तो इट डज नॉट गिव्स फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यही दूसरा हम लोग का लिमिटेशन हो गया। 2 पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं, लिमिटेशन सभी लोग जरूर लिख लेना। अब नेक्स्ट हम लोग का है वो है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट वह होता है, देखिए आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद दोज ग्रुप या मॉलिक्यूल विच रिप्लेस हाइड्रोजन एंड एडेड बेंजीन रिंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जब मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा हाइड्रोजन एंड एडेड ऑन बेंजीन रिंग, उसी को हम कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जब कोई भी यहाँ पे ऐड हो रहा है बेंजीन रिंग में, तो उसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो सब यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 7 नंबर में पूछता है, तो सभी लोग जरूर इसको लिख लेना। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिंग एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूट, एक होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूट। देखिए सब्स्टिट्यूट के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, सभी लोग इसको लिख लेना, अपने तरीके से इसको याद कर लेना। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है रिंग एक्टिवेटिव सब्स्टिट्यूट, एक होता है रिंग डीएक्टिवेटिव सब्स्टिट्यूट। अब रिंग एक्टिवेटिव सब्स्टिट्यूट क्या होता है और डीएक्टिवेटिंग, ये 2 नंबर में उठाता है। 2 नंबर में रीएक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का डिफिनीशन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जानेंगे कि रिंग एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूट होता क्या है। दीज सब्स्टिट्यूट विच इंक्रीज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वह सब्स्टिट्यूट जो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नंबर को जो इंक्रीज करता है, एंड स्टेबिलिटी द रिंग आफ्टर एडिंग
इज कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग सब्सटीट्यूएंट। और डीएक्टिवेटिंग क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है दो सब्सटीट्यूएंट विच डिक्रीज, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है वो रिंग एक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिवेटिंग जो होता है वो डिक्रीज करता है। ट्रिक से पढ़ेंगे तभी याद होगा, तभी समझेंगे। ठीक, देखिए द सब्सटीट्यूएंट विच डिक्रीज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी द रिंग इज कॉल्ड रिंग डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना गया है, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन बेसिकली 3 ही होते हैं। आप लोगों ने कहीं बेंजीन के स्ट्रक्चर में 4-5 रेजोनेंस देखा है कि इस टाइप में बना है स्ट्रक्चर रेजोनेंस का, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी और हो गया। 4-5 होते हैं? कभी नहीं होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, वही यहाँ पे लिखा गया है। 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे और दिए गए हैं, सभी लोग लिख लेना। रिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग के, देखिए ये रिंग एक्टिवेटिंग का है और ये डीएक्टिवेटिंग का है, तो सभी लोग इसको बना लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक है डीडीटी। एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, सिलेबस आप लोग उठा के देखिएगा एकदम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच है, कार्बन बीच में है, वो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है, एक यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, और इस कार्बन से 3 क्लोराइड अटैच हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C14 H9 एंड C15। आप लोग देख लेना कैसे कैसे है, एक एक पॉइंट बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये तो आप लोग बहुत ही पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 354.5। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पूरा बना हुआ है। 2 क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरल है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये बन रहा है तब जाके हम लोगों का डीडीटी का स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सभी लोग ऐसे ही बन रहा है हम लोगों का डीडीटी का स्ट्रक्चर, और यही है ना डीडीटी का स्ट्रक्चर। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब इसका प्रॉपर्टीज भी आप लोग देख लीजिए 1-2 पॉइंट। डीडीटी इज एन कलरलेस, जो डीडीटी होता है कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेथिल पॉइंट 109 डिग्री सेल्सियस। इट इज वाटर insoluble but readily soluble in benzene, ketone and acetone. DDT is a powerful insecticide with used to kill mosquito and insect. DDT जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि यूज किया जाता है मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर को किल करने के लिए, इंसेक्ट को किल करने के लिए। ठीक, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। DDT इज नॉन बायोग्रेडेबल इन नेचर, सो इट एक्यूमुलेट इनसाइड द प्लांट। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टॉक्सिक, ये प्रोवाइड किया जाता है टॉक्सिक इफेक्ट के लिए इन ह्यूमन बींग एंड डिस्टर्ब इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन ह्यूमंस। नाउ डीडीटी इज बैंड, इसीलिए जो होता है ये डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, ये बहुत सारे कंट्री में ये बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोग के ऊपर इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होता है, इसीलिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का है सैक्रिन। सैक्रिन का स्ट्रक्चर ये आप लोग मत देखिएगा, सैक्रिन का स्ट्रक्चर आगे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिए सैक्रिन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये जो होता है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, इट इज नॉन क्लोरिक स्वीटनर, ये नॉन क्लोरिक स्वीटनर होता है। सैक्रिन इज 300 से 400 टाइम मोर स्वीटनर दिस शुगर। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रिंक, ये यूज किया जाता है ड्रिंक, कैंडीज, कुकीज, मेडिसिन एंड टूथपेस्ट को बनाने में। इसका हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है सैक्रिन वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर किया था? सी फेल्वर ने इसको डिस्कवर किया था, कितने में किया था? 1879 में। ठीक, इट व इन 1885 वाज फर्स्ट यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इन्होंने इसको डिस्कवर तो किया था 1879 में, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया गया था 1885 में। डिस्कवर किया था इतने में और यूज किया गया था इतने में।
सैकरीन का सभी लोग स्ट्रक्चर इसको बना लेना, एकदम सेम यही स्ट्रक्चर है सैकरीन का, ठीक। बेंजीन यहाँ पे बना हुआ है, एक देखिए कटा हुआ बेंजीन है, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही है। देखिए इसको स्ट्रक्चर किसी भी तरह से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखेंगे रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बनाए रहेंगे तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। थोड़ा सा जान लीजिए केमिस्ट्री क्या है सैकरीन का। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट इज ए साइक्लिक सनफेमाइड। द केमिकल नेम ऑफ सैकरीन, सैकरीन का केमिकल नेम क्या होता है? बेंजोइक सल्फेट। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग लिख लेना। इसको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर के बेस पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस के लास्ट पोर्शन पे हम लोग चल रहे हैं, आप लोग देखिए, ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज ऑर्डरलेस विथ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज इंटेंस स्वीट सो गिव्स अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट। यही सब प्रॉपर्टीज हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग आराम से इसको लिख लेना। सैकरीन का यूज क्या है? सैकरीन का यूज क्या है? देखिए सैकरीन इज यूज्ड एज स्वीटनर फॉर वायरस, विटामिन, supplement and medicine. It can be used for the baking and substitute of sugar. Saccharin has been used to sweetener food and beverage means होता है पेय पदार्थ without category. Saccharin is very beneficial for diabetes. Saccharin जो होता है बहुत ही बेनिफिट मिलता है डायबिटीज के लिए, मीन्स मोटापे पेशेंट के लिए ये सैकरीन दिया जाता है, ठीक। अब हम लोगों को देखिए 2 और बचा है, BHC और बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड क्या है? क्लोरामाइन। लास्ट हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड क्लोरामाइन। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कौन डिस्कवर किया था? बेंजीन हेक्साक्लोराइड वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय साइंटिस्ट, कौन थे? मिकाइल फ्राडे ने, मिकाइल फराडे। ये लोग का नाम थोड़ा सा बहुत डेंजरस होता है याद करने में, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होता है। थोड़ा सा अच्छा नाम होता है, राम, अनिल, सुनील, इस टाइप का नाम होता है, तो बहुत जल्दी आप लोग याद कर ले। लेकिन मिकाइल फराडे, ये फराडे वो फराडे बहुत खतरनाक इसका नाम होता है। कितने में डिस्कवर किया था? 1825 में इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये यूज कब किया गया था? 1933 में इसका यूज किया गया था इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में। केमिस्ट्री इसका क्या है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ BHC इज C6H6Cl6 एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है 258। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब बस इसका हम लोग थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। यूज क्या है? यूज इसका इट इज यूज टू किल इंसेक्ट। देखिए ये भी इंसेक्ट को किल करने के लिए दिया जाता है बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड गिव्स रिसिडुअल एक्शन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक। ये हम लोगों का हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। अब हम लोगों के यूनिट फर्स्ट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है क्लोरामाइन। क्लोरामाइन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है क्लोरा, एक है एमीन। देखिए क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर ये है, क्या है? NH2Cl। NH2Cl को थोड़ा सा N 2 जगह पे H लगा दिया गया है और Cl, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 51.646। तो इसके बारे में लिख सकते हैं क्लोरामाइन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोरामाइन। इसका केमिकल फार्मूला सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे 60 है, मैं कुछ लिख दिया हूँ, तो आप सभी लोग इसको लिख लेना, ठीक। तो यूनिट फर्स्ट आज हम लोगों का खत्म हो गया, यूज भी यहाँ पे लिखा गया है। तो यूनिट फर्स्ट आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया है, एक ही लेक्चर में, एक ही पार्ट में। तो जाने से पहले सभी लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। वीडियो को देख के यहीं पर नोट्स बनाने की कोशिश सभी लोग जरूर करना, क्योंकि नोट्स मिलेगा थोड़ा सा लेट मिलेगा, ठीक। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।